साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से, फिर हम सब लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हेलो सर, साजिया जी ओके, सपना जी ओके, पीके रॉय, प्रिया भारती, जूली केसरी, शिखा सिंह, राहुल परवीन, रवि मोहन, ऋतु जायसवाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। हेलो हेलो हेलो। चलिए, कंचन मिश्रा जी ओके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर था ग्लोब अक्षांशीय देशांतर, पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की गतियां पढ़ चुके हैं। कल हमने चौथा चैप्टर पढ़ा दिया, मानचित्र पढ़ चुके हैं। ये वो चैप्टर हैं जिनको मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसकी थ्योरी भी मैं आपको कराता हूँ, इसके एमसीक्यू भी मैं आपको कराता हूँ। आज हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर सर्कल ऑफ अर्थ। परिमंडल मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। कीर्ति अनु जी, मैंने पीडीएफ को बिल्कुल अपडेट कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ को अपडेट किया हुआ है। आप जा करके ऐप पे अपने पे विजिट करेंगे तो आपको आपकी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जैसे मैं आपकी संतुष्टि के लिए अगर अपने मोबाइल में खोल करके आपको बताऊं, कल की क्लास के बारे में अगर मैं बताऊं, तो कल की क्लास देखिए, मेरा मैं अपने मोबाइल में खोलता हूं यहाँ पे। कल की क्लास नंबर 10 आपके सामने खोलूंगा। और क्लास 10 नंबर आपकी ये थी ना, राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव में, यही मैंने आपको पढ़ाया था। इसी क्लास की देखो क्लास 10 है ना, इस क्लास के 10 के नीचे आप देखो एक पेज का सा बटन बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करो, एक्सेप्ट कर लो। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, अरे फाइल अनएक्सेप्टेड सर्वर रेस्पॉन्स, अच्छा, तो इसमें यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम दे रखा है, इनेबल हैंड टूल। वो मैं एक बार टीम को बोल दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, उसके बारे में बोल दे रहा हूँ। ऐसे तो क्लास 8 के बारे में बोलेगा, नेट तो चल रहा है, इसके बारे में मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ओपन हो जाता है। अच्छा, मेरे में नहीं हो रहा होगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बारे में बोल दूंगा। वैसे पीडीएफ में सारी अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए। कीर्ति ऐप में क्लास के साथ पीडीएफ अटैच होता है, हाँ, क्लास के साथ भी अटैच कर देता हूँ। तो आज 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ मैंने इसको, कुछ कुछ चीज़ें इसमें लास्ट में हिंदी में होंगी, तो परेशान मत होना, उनको मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके साथ के साथ बताता चलूंगा। बस एकदम पढ़िएगा। अजीत कुमार, पीडीएफ गलत लगा है, एक दो पीडीएफ शुरुआत में गलत लगा हुआ अजीत, बाकी सब ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं फटाफट से। आज 5वां चैप्टर है हमारा, जिस 5वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और मैं आप सभी से रिकमेंड भी करूंगा कि जो प्योरली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है, वो इंग्लिश में क्या मंगा लीजिए, एनसीईआरटी मंगा लीजिए। इंग्लिश में क्या मंगा लीजिए आप, इंग्लिश में एनसीईआरटी मंगा लीजिए, जिससे कि आप कम से कम उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करेंगे और इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक इमेज देखिए। यहाँ पर आप एक इस इमेज को देख पा रहे होंगे और आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वायुमंडल, जिसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, अरे ठीक है, वायुमंडल आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं भैया। ठीक है भैया, दूसरा आप यहाँ पे क्या लिखा देख रहे हैं भैया, जलमंडल लिखा देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वायुमंडल को क्या कहते हैं, एटमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। जलमंडल के बाद आप यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इस बात को सबसे पहले आप समझना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने कहा कि पृथ्वी में ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, और ये पूरा जीव जगत। आपने कहावत भी सुनी होगी, गांव देहात में कहावत कहते हैं, और एक बुजुर्ग लोग अक्सर कर कहते हैं भैया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। यानी हमारा जो शरीर है वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर, कहते हैं पंच महाभूत, उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर बन करके तैयार हुआ है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। तो सेम टू सेम ऐसे ही कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में अगर आप देखेंगे तो 5 चीजों से मिलकर के, मतलब 3 मुख्य चीजों से हमारा जीवन मिलकर के हुआ है। जैसे ये पृथ्वी है,
जैसे अर्थ है, या सबसे पहले बात करें जैसे ये हिस्सा एटमोस्फेयर वाला हिस्सा है, एटमोस्फेयर का मतलब वायुमंडल है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है यानी जलमंडल है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तीन चीजें हो जाएंगी भैया, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल, समझना ध्यान से, एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल। दूसरा लिथोस्फीयर, क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे यानी स्थलमंडल, क्या बोलेंगे, स्थलमंडल। हाइड्रोस्फीयर, क्या, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जलमंडल बोलेंगे। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। जब ये तीनों मिल जाते हैं, जब ये तीनों मिल जाएंगे, कॉमन सेंस बन जाए, एक कॉमन एरिया बन जाएगा। आप देख रहे हैं तीनों होता ना वेन आरेख, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा ना, रीजनिंग वगैरह में आप पढ़ते ना, वेन आरेख, वेन डायग्राम, तो ये वेन डायग्राम बनेगा, तो ये वेन आरेख बनेगा। तो ये जो कॉमन चीज है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं भैया, जैव मंडल बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बायोस्फीयर। क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल एक ऐसा हिस्सा है जो जीव जंतुओं, याद रख लीजिएगा आगे वैसे लिखा है, जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उनको प्रोवाइड जो करता है वो जैव मंडल कहलाता है। हिंदी में कहते हैं कि जैव मंडल स्थल जल वायु मिलकर के जो एक संकीर्ण क्षेत्र बनाते हैं, एक नैरो रीजन जो बनाते हैं, उसको हम हाइड्रोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में जो वायु के गुण हैं, लिथोस्फीयर में स्थल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल है। स्थल मंडल पे आपको मैंने आपको पहले पढ़ा है, इतना आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी का अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इस पृथ्वी का जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हिस्से को, इसी को तो हम स्थल मंडल कहते हैं भाई, जो धरती वाला हिस्सा है। तो इसी स्थल मंडल पे क्या हो जाएगा, इसी स्थल मंडल पे कौन मौजूद है, महाद्वीप मौजूद हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। और इसी स्थल मंडल के ऊपर, इसी स्थल मंडल के ऊपर क्या मौजूद है, महासागर मौजूद है। महासागर यानी ओशियंस मौजूद है, क्या मौजूद है, ओशियंस मौजूद है। ओशियंस यानी महासागर मौजूद है। इसी के ऊपर महाद्वीप मौजूद है। इसी के ऊपर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसी पृथ्वी के चारों ओर जब आप देखोगे, इसी पृथ्वी के चारों ओर क्या है भैया, इसी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है। क्या है, वायु का एक आवरण है, एयर एनवेलप है। और वायु का एक आवरण है तो उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, तो उसको हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी पृथ्वी का आपको पता है कि पृथ्वी के, आप अच्छे से जानते होंगे कि पृथ्वी के और जो है 29%, पृथ्वी का 29% हिस्से पर क्या है, स्थल वाला भाग है। क्या है, स्थल वाला भाग है। जबकि पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है, जल है। पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है भैया, जल है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है, जल है। पृथ्वी के 29% पर क्या है, स्थल है, ध्यान रखिएगा। तो जल वाला हिस्सा जलमंडल, स्थल वाला हिस्सा स्थलमंडल, वायु वाला हिस्सा वायुमंडल। ये बात यहां तक समझ में आ गई आप, ये बात आप यहां पे समझ में आ गई कि नहीं आगे। तो 71% जल है, 29% स्थल है। ठीक है भैया, क्लियर, बताओ। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। चलो आप लोगों के कमेंट बंद कर देना, क्योंकि आप लोग कमेंट बेकार के ज्यादा करते हो, पढ़ाई लिखाई की कम करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ये बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलेंगे, तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इसके बारे में क्या समझेंगे, जैसे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज अ लाइफ। ह्यूमन हेयर कैन सर्वाइव because it is necessary for life elements, lands, water and air are present on the earth। पृथ्वी पर ये तत्व यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी वजह से याद रख लीजिएगा ये जो चीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है भैया, चलो केवल
काम काम की कमेंट किया करो, ध्यान से समझा करो, तो कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, याद रख लीजिएगा। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सच दैट द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मीट एंड ईच अदर अफेक्ट, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं आप जानते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर है, जैसे एटमोस्फीयर है, जैसे लिथोस्फीयर है, और तीनों जब मिल जाएंगे क्या बन जाएगा, इकोस्फीयर बन जाएगा, या इकोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी बातें, इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। ठीक है, टुगेदर नोन बायोस्फीयर, बिल्कुल क्लियर है आदित्य चौधरी, ओके ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड जियोस्फीयर, या इसको भूमंडल या इसको लिथोस्फीयर भी कह देंगे। इसी को क्या कह देंगे, जियोस्फीयर, या इसी को हम क्या कह देंगे, लिथोस्फीयर। हिंदी में इसी को क्या कह देंगे, स्थल मंडल। क्या कह देंगे भाई, स्थल मंडल कह देंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात ध्यान रखिएगा, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। द लेयर ऑफ गैस दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बहुत बेसिक चीजें, ज्योग्राफी में बहुत बेसिक चीजें, एनसीईआरटी आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाती है। जैसे कि ये बताओ भाई स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो ठोस ऊपरी भाग है उसको स्थल मंडल कहते हैं। बोले भाई वायुमंडल क्या, बताओ कि जो गैस की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई उनको हम क्या कहते हैं, उनको वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। अधिकतम मात्रा में आप जानते होंगे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी भैया, नाइट्रोजन। कितनी, 72%। कितनी, 72%। नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन सी गैस है सबसे ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन। कितनी, 21%। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है कौन सी है, वो है आर्गन, 0.9%। आर्गन के बाद सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, CO2, 0.04%। उसके बाद फिर 0.4% में ध्यान रखेगा अन्यत्र गैसें, 0.4 में अन्य गैसें हैं, अन्य गैसें हैं। तो कभी आपको गैसों के बारे में याद भी रखना है तो शुरुआत की 4 गैसें याद रख लो। शुरुआत की 4 गैसें आप याद रख लो कि नाइट्रोजन 72% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और CO2 जो हमारी वो 0.04% है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। आप बताओ, हम लिथोस्फीयर पे रहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, हम लिथोस्फीयर पे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत पर रहते हैं, हम लिथोस्फीयर पे कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे हम, एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। कितने बड़े भाग पर जल पाया जाता है, तो 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। वाटर इज फाउंड ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। ऑल ऑफ द वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर स्टेज लाइक आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर इंक्लूडेड। तो ये जलमंडल में, एक बात थोड़ा समझना, ठीक है, ठीक है। सर से मिस्टेक हो गया है सर, वो पता है 78%, हाँ 78% है जी। कितना लिख दिया मैं, कितना लिख दिया जी, अरे यार 72%। अरे तो कॉमन सी बात है, आप जानते हैं ना 78% है, नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 72% है ना, 72 बोलो 78%, 78%। ठीक है, क्लियर है। चलो वो एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई, नहीं तो दिमाग उधर चला गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प पाई कहां जाती है भाई, जलवाष्प तो वायुमंडल में होती है ना,
बोलो वहां के ना, जलवाष्प कहाँ होती है? वायुमंडल। भाई जलवाष्प कहाँ होती है? वायुमंडल में होती है? लेकिन कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहब बताओ, क्या जलवाष्प जो वायुमंडल का हिस्सा है तो वायुमंडल में, लेकिन जलवाष्प हिस्सा किसका मानते हैं भैया? जलवाष्प हिस्सा मानते हैं, ध्यान रखिएगा, किसका? जलमंडल का। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है भैया, चलिए। जीवमंडल एक ऐसी सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु, स्थल जल एवं वायु एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर इज अ लिमिटेड एरिया वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट टुगेदर, वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ आर फाउंड, जहां पर पूरा जीवन पाया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, मजाक था ऋतु जायसवाल जी। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? तो सर CO2 0.03%, 0.04%। पहले जो थी CO2 की मात्रा, ये डाउट है कुमारी श्वेता का, पहले जो CO2 की मात्रा थी वो 0.03% थी, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अब जो है CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है, तो 0.04% हो गई है CO2 की मात्रा। और क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ गई है, इसी बदौलत गर्मी जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, वो इसी गैस की वजह से बढ़ रही है। तो फिलहाल अब जो CO2 की मात्रा वो 0.04% है, याद रख लीजिएगा। शब्दों की उत्पत्ति एनसीईआरटी में बताइए। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, ध्यान रखिएगा। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर। एटमास का अर्थ क्या है? वाष्प। और ह्यूडर का अर्थ क्या है? जल। बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बायोस का अर्थ क्या है? जीवन। तो बायो स्पीयर, तो जीवन जीने वाला जो मंडल है, जैव मंडल। ह्यूडर यानी जलमंडल, तो ह्यूडर को मिला के बना दिया हाइड्रोस्फीयर यानी जल यानी जलमंडल। एटमॉस को बना दिया एटमोस्फीयर, तो वाष्प यानी वायु वाला मंडल। लिथोस को बना दिया लिथोस्फीयर, तो पत्थरों वाली सॉलिड वाला मंडल। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा होता है। तो यहां इस वाली लाइन को आप समझ चुके ना? इस वाली लाइन को आप समझ चुके ना? बताओ, इस वाली लाइन को आप समझ सकते हैं ना? तो जयमंडल, जीवमंडल या जयमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल वायु एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, तो वो है। इससे पहले आप स्थल मंडल के बारे में एक एक लाइन पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल के बारे में और डिटेल में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया होता है। पहले कक्षा 6 की एनसीईआरटी में छोटी छोटी हल्की हल्की चीजें दे रखी होंगी, फिर उन्हीं को थोड़ा एडवांस कक्षा 7 में हो जाएगा, फिर एडवांस कक्षा 8 में हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे। अब जैसे हम एक एक करके समझेंगे, अब जैसे एक एक करके हम भूमंडल को समझेंगे, या जैसे हम इसको लिथोस्फीयर को समझेंगे, हम यहाँ पे एक एक करके इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले आप तीनों का मतलब समझ चुके ना? इससे पहले आप तीनों का मतलब समझ चुके ना? बताओ भैया। तीनों का मतलब समझ चुके ना इससे पहले? आप यस कर दो एक बार कि हाँ सर, हम तीनों का मतलब इस वक्त समझ चुके हैं। अब जैसे एक एक करके बात करेंगे, हम याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भाई बिल्कुल पोषक तत्व पाए जाएंगे। अगर आप देखें यहां पर, जैसे यह अर्थ है, ये क्या अर्थ है? हमारी पृथ्वी की बनावट है। अब पृथ्वी से यहां पर हमने एक हिस्सा बाहर निकाल लिया यहां पे, और उस हिस्से में आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे पृथ्वी का होता है। तो ये तीर जा रहा है, ये क्या? लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। यानी लिथोस्फीयर आप किसको कहेंगे? क्रस्ट का हिस्सा, और किसका हिस्सा हो जाएगा भैया? मेंटल का जो हिस्सा हो जाएगा वह लिथोस्फीयर कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा क्या है? मेंटल है। उसका तीसरा हिस्सा क्या है? कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, मैंने शायद आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया था। ठीक है भैया, पिछली क्लास में शायद मैंने आपको पढ़ाया था ना क्रस्ट, मेंटल, कोर। एक बार बताओ जरा, आपकी क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है, नहीं? अच्छा, तो आगे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आएगा। ठीक है, विच क्लास एनसीईआरटी इज नीडेड टू लर्न फॉर द एग्जाम, मीन पीआरटी एग्जाम। 6वीं 7वीं 8वीं तो पढ़नी पड़ेंगी।
6, 7, 8 तक तो पढ़नी पड़ेंगी, 9वीं और 10वीं तक पढ़ लोगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। 6 से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेंगी ना। आपके बीपीएससी के बोर्ड में चेयरमैन ने साफ कहा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पेपर आएगा, तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, चलो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई। अब जैसे आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, हालांकि अभी आप चाहें तो समझ सकते हैं, वैसे आगे भी आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना ही समझिए। अब जैसे क्रस्ट का ऊपर हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये पर्वतों का हिस्सा आप देख रहे हैं, तो ये पर्वतों का हिस्सा यानी ये क्या है, महाद्वीप वाला हिस्सा है। ये क्या हिस्सा है भैया, महाद्वीप वाला हिस्सा है, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। ठीक है भैया, और ये वाला हिस्सा किसका है, तो ये वाला हिस्सा है महासागर वाला हिस्सा। किसका हिस्सा, ये महासागर वाला हिस्सा यानी ओशियंस वाला हिस्सा। तो ये कॉन्टिनेंट और ओशियंस कहां पर पाए जाते हैं, ये आप देखेंगे तो ये ऊपर किस पे पाए जाते हैं, क्रस्ट पे ही तो पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, क्रस्ट पे पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, किस पे पाए जाते हैं, क्रस्ट पे पाए जाते हैं। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या महासागरों की एक स्वतंत्र सीमा होती है, याद रखना, क्या महासागरों की एक स्वतंत्र सीमा होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। महासागरों की कोई भी स्वतंत्र सीमा नहीं होती है। देयर इज नो इंडिविजुअल बाउंड्रीज ऑफ ओशियंस। ओशियंस की कोई इंडिविजुअल बाउंड्री नहीं होती, कोई स्वतंत्र सीमा नहीं होती। दे आर या दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या महाद्वीपों की स्वतंत्र सीमा होती है, तो राइट ऑप्शन विल बी यस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हैव अ इंडिविजुअल बाउंड्रीज। कॉन्टिनेंट की अपनी अपनी एक अलग इंडिविजुअल बाउंड्री होती है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो यस, कॉन्टिनेंट हैव अ इंडिविजुअल बाउंड्रीज बट ओशियंस हैव नॉट अ इंडिविजुअल बाउंड्रीज। दे कनेक्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट कॉन्टिनेंट फ्री है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये अच्छा प्रश्न है कि महाद्वीपों की स्वतंत्र सीमा होती है। महाद्वीपों की स्वतंत्र सीमा होती है। महाद्वीपों की क्या होती है, स्वतंत्र सीमा होती है। महाद्वीपों की स्वतंत्र सीमा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा, महासागरों की स्वतंत्र सीमा नहीं होती। महासागरों की स्वतंत्र सीमा नहीं होती है। महासागरों की स्वतंत्र सीमा नहीं होती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, महाद्वीपों की स्वतंत्र सीमा होती है और महासागरों की स्वतंत्र सीमा नहीं होती है। याद हो गया बात आपको। ठीक है, तो पृथ्वी को इन दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलो खैर, हालांकि मैं आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता ही दे रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं कि क्या क्या पूरी कहानी है, आप थोड़ा समझ ही लो, है ना। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना तो ये पूरा है ना। पेंथालासा फॉर सुपर ऑल वाटर बॉडी, हाँ मैं वही उसी पे आ रहा हूं आदित्य। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझना, अपने कॉपी पेन को रोक लेना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना चीजें क्या है। बहुत पहले जाएं, बहुत साल जमाने पहले अगर जाएं, याद रख लीजिएगा, तो पहले जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा हुआ करता था, ये क्या था, स्थल वाला भाग था। ये क्या था, स्थल वाला भाग था, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे लैंड एरिया। मैं इंग्लिश थोड़ा सा कम लिखूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा क्योंकि इंग्लिश लिखने से स्पेस काफी गिर जाएगा। आप परेशान मत, सब कुछ बोल रहा हूं, थोड़ा समझना। पहले क्या था, प्राचीन काल में बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर एक लैंड एरिया होता था, स्थल वाला भाग होता था। और उस स्थल वाले भाग के चारों ओर एक बड़ी मात्रा में जल विद्यमान था। उस स्थल वाले भाग के चारों ओर एक बड़ी मात्रा में क्या था भैया, एक बड़ी मात्रा में उसके चारों ओर जल विद्यमान था। क्या था भैया, उसके चारों ओर एक जल विद्यमान था, उसके चारों। अब उसके चारों ओर जब ये एक जल विद्यमान था और ये क्या था, जल वाला हिस्सा, जल का भाग यानी वाटर बॉडी थी। और ये वाला हिस्सा क्या था, तो ये वाला हिस्सा था स्थल वाला भाग यानी लैंड एरिया।
स्थल भाग, थोड़ा समझना। अब थोड़ा समझना यहां पे, जो स्थल वाला भाग था ध्यान रखिएगा, उसका एक नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, उसको नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया उसको? तो इसको नाम दिया है पेंजिया, नाम दिया, याद रख लीजिएगा। जो विशाल जल का भाग था, जो विशाल जल का भाग था, इसको नाम दिया है पैंथलासा। क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है पैंथलासा, याद रख लीजिएगा। इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है पैंथलासा। ये शुरुआत की बात है, याद रख लीजिएगा। आपने फिजिक्स बड़ा पढ़ा होगा, 11th 12th में आपने पढ़ी होगी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, तो आपको याद होगा। एक आपने पढ़े होंगे प्लवन के तैरने के नियम, आपने पढ़े होंगे। कोई भी वस्तु अगर द्रव में है तो वो तैरती रहती है, तैरने के कई कारण होते हैं इत्यादि चीजें। तैरती हुई वस्तु पर एक बल लगता है जिसको बायोंस फोर्स बोलते हैं हिंदी में, जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। प्रत्येक तैरती हुई वस्तु पर या प्रत्येक जलीय हिस्से पर एक बल सूर्य और चंद्रमा का लगता है जिसको ज्वारीय बल बोलते हैं, जिसको हम टाइडल फोर्सेस बोलते हैं। तो इस हिस्से पर भी याद रख लीजिएगा अनु, कीर्ति अनु याद रख लीजिएगा। समझ में तो आ रहा है कीर्ति अनु? अब दिक्कत तो नहीं आपको है? पहले दिन डिसाइड कर लिया आपने, गड़बड़ किया कि नहीं किया? समझिए, देखिए मजा आएगा एकदम से। अब समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस वाले हिस्से पे समझने की कोशिश करिएगा। किस वाले हिस्से पे? इस स्थल वाले हिस्से पे, याद रख लीजिएगा। इस स्थल वाले हिस्से पे ध्यान रखिएगा। ड्यू टू अप्लाइड थ्री फोर्सेस, तो ड्यू टू अप्लाइड थ्री फोर्सेस, तीन बलों के लगने पर, ड्यू टू अप्लाइड थ्री फोर्सेस, तीन बलों के लगने पर पेंजिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पेंजिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी पेंजिया दो भागों में बट गया, पेंजिया दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। और वो बल कौन कौन से थे? जो तीन प्रकार के बल इस पे कार्य करने लगे थे, वो भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो तीन प्रकार के बल थे, ध्यान रखिए। जो तीन बल लगे थे उनमें नंबर एक पहला बल था टाइडल फोर्स, TIDAL, टाइडल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल फोर्स, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्वारीय बल। प्रत्येक जली वाले हिस्से पे लगता है, सूर्य और चंद्रमा का। दूसरा इसके बाद लगेगा, ध्यान रखिएगा, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इस पे। उसके बाद याद रख लीजिएगा, तीसरे की अगर हम बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स। तीसरा जो बल लगाता, बी, स्पेलिंग मुझे नहीं याद है पूरी, BUYONS, देख लेना, स्पेलिंग गड़बड़ न हो। बायोंस फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो ये तीन प्रकार के बल इस पे काम करने लगे। जब ये तीन प्रकार के बल इस पे काम कर रहे थे, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायोंस फोर्स, इन तीन प्रकार के बलों के लगते, इन तीन प्रकार के बलों के लगने से यह जो है, याद रख लीजिएगा, पेंजिया विल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। और एक हिस्सा कहां चला गया? एक हिस्सा जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या था? एक हिस्सा ध्यान रखिएगा जिसका नाम था अंगारा लैंड। पहले समझना, अंगारा लैंड, या इसका एक दूसरा नाम भी है लॉरेशिया, इस शायद इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉरेशिया। तो एक हिस्सा टूट करके कहां चला गया? टू नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ की तरफ चला गया, ध्यान रखिएगा, जिसको अंगारा लैंड कहते हैं। एक हिस्सा टूट करके साउथ की तरफ आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, याद रख लीजिएगा कि ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड चला गया उत्तर की दिशा में और टू साउथ डायरेक्शन चला गया। गोंडवाना लैंड साउथ डायरेक्शन में, अंगारा लैंड नॉर्थ डायरेक्शन में। स्थल मंडल के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब ये जो जल था इसके चारों ओर, एक जल का एक हिस्सा इन दोनों के बीच में आ गया, जल का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों के बीच में आ गया, जिससे एक सागर बन गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेथिस सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भैया टेथिस सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं टेथिस सागर बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। टेथिस सी बन गया, लेकिन
इस पर दोबारा से कई प्रकार के बल कार्य करने लगे। गोंडवाना लैंड दोबारा से टूट गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बन गया इसको टूटने से, साउथ अमेरिका इससे टूट करके बन गया। इसी के टूटने से बन गया पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत जो आपका, वो इसके टूटने से बन गया। इसी के टूटने से बना अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसी के टूटने से बना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसी के टूटने से बना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इसके टूटने से बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, साउथ अमेरिका बना। इसी के टूटने से जैसे जो हमारे कुछ द्वीपीय देश हैं जैसे मेडागास्कर, बाद में इसी से टूट करके अलग हुआ, इत्यादि चीजें। ठीक है, तो अंटार्कटिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 अफ्रीका और नंबर 4 साउथ अमेरिका, ये चारों के चारों किससे टूट करके बने, इसी से टूट करके बने। कालांतर में अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था पेनिनसुलर इंडिया, लेकिन फिर भी हम पेनिनसुलर इंडिया को हिस्सा किसका मानेंगे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानेंगे, ध्यान रखिएगा। मंटू सिंह करें सर हिमालय कैसे बना, अरे भाई यहां मैं क्या समझा रहा हूं, तुम्हारा हिमालय बीच में आ जाएगा। हिमालय मेरे पापा ने बनाया था, और बताओ यार, यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां ये सब समझा रहा हूं, हिमालय भी आएगा इसमें, थोड़ा समझ तो लो, बीच में रुक तो जाओ, बीच में कमेंट कर दिए जैसे हिमालय का निर्माण। अरे रुक जाओ यार, समझा करो। मैं कुछ कहता हूं आपको अजीब लगता है, अजीब नहीं लगना भैया, रुको सही। देख मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मैं आपको उस लेवल तक समझा दूंगा जिस लेवल पर आपको आता ही नहीं है। चाहे आपने ज्योग्राफी से एमए किया, चाहे पीएचडी किया, चाहे यूजीसी नेट दिया, जेआरएफ दिया, रिसर्च किया, आपने कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। मैं आपको ज्योग्राफी पे उस लेवल पे पढ़ा दूंगा, आप देखते रह जाओगे, बस विश्वास तो करो। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा आ गया, ध्यान रखिएगा। अंगारलैंड, पहले इसको समझो बेटा, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, उसको समझाओगे तो हिमालय भी समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब अंगारलैंड जब टूट गया, ध्यान रखिएगा, तो अंगारलैंड भी टूटने से कई चीजों बट गया, जैसे यूरोप में बटल गया, किसमें, यूरोप टूट करके से अलग हो गया। इसी के टूटने से क्या अलग हुआ, इसी के टूटने से एशिया बन गया। इसी के टूटने से नॉर्थ अमेरिका बना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसी के टूटने से जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है उसका, ग्रीनलैंड। इसी के टूटने से क्या बना, इसी के टूटने से ग्रीनलैंड बन गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और भी बहुत सारे द्वीप इसके टूटने से बन गए। कुल मिलाकर के बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे, यहां पर याद रख लीजिएगा, तो इस पेंजिया के टूटने से, इस पेंजिया के टूटने से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों का निर्माण हुआ इसके टूटने से। और याद रख लीजिएगा, बाद में अगर बताएंगे तो इस पेंथलासा के क्या हुआ भैया, महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, महासागरों का निर्माण हुआ, याद रख लीजिएगा। तो महासागर किससे बने, पेंथलासा से बने। महाद्वीप किससे बने, पेंजिया से बने। अब महासागरों में भी क्रम याद कर लो, यहीं की यहीं, जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरा महासागर कौन सा है, तो उसके बाद दूसरा महासागर कौन सा, अटलांटिक, अंटार्कटिका, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। अटलांटिक के बाद तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर। उसके बाद चौथे की बात करेंगे तो चौथा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक। लिख लेना आराम से, इसकी एक ट्रिक भी लिख दे रहा हूं, PAISA, पैसा, इसकी एक ट्रिक है। P फॉर पैसिफिक ओशियन, A फॉर अटलांटिक ओशियन, I फॉर इंडियन ओशियन, S फॉर सदर्न ओशियन, A फॉर अंटार्कटिक ओशियन, है ना। उल्टा लिख दिया, थोड़ा क्रम नीचे गड़बड़ा गया,
मतलब क्रम के हिसाब से, अगर आप पूरे क्रम के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो अंटार्कटिक को ऊपर लिखना और आर्कटिक को नीचे लिखना, अगर क्रम से लिखेंगे तो। वैसे सब ठीक है, ठीक है। बताओ, तो ये कहानी है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की। किसकी भैया? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं होगा जी, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए बाद में लिख लीजिएगा। मैं हट जाता हूं, बाकी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं यहां पे। कुमारी श्वेता कह रही है नथिंग इज क्लियर टू नोट एनीथिंग। ओके, बहुत बढ़िया। ट्राई टू नोट बट नो वे, इसमें क्या दिक्कत है ट्राई टू नोट में? स्थल मंडल में स्थल वाला भाग, जल मंडल में जल वाला भाग, पैंथलासा क्रॉस करके आपको बताए 3 प्रकार के बल लगे। समझिए कुमारी श्वेता जी, थोड़ा समझिए। जितनी सफाई से आप इतनी बढ़िया इंग्लिश लिखनी है ना मैम, उस तरीके से थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी सभी लोग बताएंगे भाई, बाकी सभी लोग को कोई दिक्कत तो नहीं? इजी टू है सर, ओके इजी तो है, बहुत बढ़िया, समझ गए सर, ओके बहुत बढ़िया। अब पता नहीं साहब कुमारी श्वेता जी को क्या समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि इजी नहीं है, देखना दिख नहीं रहा मेरे मोबाइल में, तो साफ दिख रहा है। चलो जी, चले आगे चले भैया, नोट आ गया अब तो। अब ये बात होगी, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब ध्यान रखिएगा, आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर इससे ध्यान रखिएगा, एक हिस्से की तरफ तो क्या आ गए भैया? एक हिस्से की तरफ इससे आगे महाद्वीप बन गए, कॉन्टिनेंट बन गए। एक दूसरे हिस्से में क्या बन गए? कि दूसरे हिस्से में महासागर बन गए, ओशियंस बन गए भैया। महाद्वीपों में अगर क्रम से लिखेंगे ध्यान रखिएगा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद चौथा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद पांचवा अंटार्कटिका। छठवां यूरोप। सातवां ऑस्ट्रेलिया। हाल फिलहाल में पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, एक 8वें महाद्वीप की खोज की गई थी, जीलैंडिया, लेकिन वो 94% हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। महासागरों में क्रमिक रूप से अगर देखना चाहेंगे तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा कौन सा महासागर है भैया? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के बाद बात करेंगे तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। चौथे की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा?
अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महासागर के लिए एक दूसरा नाम है, इसी के लिए याद रख लीजिए कि दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर। पांचवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक महासागर। क्या कहते हैं भैया? आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है उत्तर ध्रुव महासागर, उत्तर ध्रुव महासागर। ठीक है भैया, बताओ, नोट कर लीजिए बात फटाफट से। दक्षिण ध्रुव को इंग्लिश में कौन सा? दक्षिण ध्रुव महासागर, सदर्न ओशियन कहते हैं, दक्षिण ध्रुव महासागर, या इसको दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन का इंग्लिश में SOUTHER, सदर्न ओशियन, नॉर्दर्न ओशियन। ऐसे ये महाद्वीप और महासागरों का क्रम हो गया। तीन चार नंबर महाद्वीप क्या लिखे हैं? 3-4 नंबर। अरे यार, उ का मतलब उत्तर अमेरिका और द का मतलब दक्षिण अमेरिका। प्रभु कहां रहते हैं आप लोग? थोड़ा ध्यान से समझें, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़े। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, और इसमें अब आप यहां पर समझ चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो अब स्थल मंडल को डिस्कस कर रहे थे। पृथ्वी के ठोस भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होते हैं, महासागर आपस में, मतलब महाद्वीप स्वतंत्र होते हैं, महासागर आपस में जुड़े होते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से देख लीजिए। इमेज में देखेंगे, ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, यहाँ पर एशिया हो जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पर अंटार्कटिका हो जाएगा। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है भैया, 7 महाद्वीप हैं। या एस की आकृति में, या अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर भी है? देख लिया दुनिया के नक्शे में। ठीक है, तो ये कहानी थी भैया। चलो आज थोड़ा इतना ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ काम है मुझे, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ आज मैं। तो इतना हमने आज पढ़ा दिया आपको, भूमंडल के बारे में पढ़ा दिया, कुछ इसके बारे में बता दिया। इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। और अगर एक चीज़ कर सकते हैं आप खुद में, अगर आप जो है 6वीं 7वीं 8वीं तक की एनसीईआरटी अगर खुद से अपने घर पे मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तीनों की मंगा लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो। फीडबैक, सरकार फीडबैक का ऑप्शन नहीं आया था, ऐसा क्या सोचता है? फीडबैक टू द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, कुमारी सोचता डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये तो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा डिफरेंट है, बताएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। सभी लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर देके जाना फीडबैक में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।